लेसन 3। कुछ चीजें पैसे, फेम और पावर से भी बढ़कर होती है, चाहे आपके पास ये सब कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। ये बातें रजत गुप्ता ने जेल से छूटने के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के अपने इंटरव्यू में कहा था। उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने इस घटना से क्या सीखा, तो वो बोले, किसी भी चीज से ज्यादा अटैचमेंट मत रखो, चाहे वो आपकी रेप्यूटेशन हो या आपकी अचीवमेंट हो। ये चीजें कोई मैटर नहीं करती। इस हादसे ने मेरी पूरी रेप्यूटेशन बर्बाद करके रख दी है, लेकिन मैंने अब सीख लिया है कि मुझे इससे भी ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है। रजत गुप्ता खुद को बचाना चाहते थे। वो अपने किए की सफाई दे रहे थे। वो खुद को ही तसल्ली दे रहे थे कि उनकी रेप्यूटेशन उनके लिए अब और मायने नहीं रखती। लेकिन उनका कहना गलत था। रेप्यूटेशन बेशकीमती है, फ्रीडम बेशकीमती है, परिवार और दोस्त भी बेशकीमती है, लोगों को प्यार करना और बदले में उनका प्यार पाना भी बेशकीमती है, खुशियों बेशकीमती है। लेकिन ये सब पाने का एक ही तरीका है कि आप अपनी हद समझे। आपको याद रहे कि कब रिस्क लेने हैं और कब इनफ का मतलब इनफ है। कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। एक फील्ड से सीखी हुई बातें हमें दूसरे फील्ड में काम आती है। क्या आपको पता है बहुत पहले आइस एज क्यों आया था? ये कुछ कुछ उसी तरह है जैसे इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग आपके पैसे पर ग्रो करती है। 19वीं सेंचुरी में जाकर साइंटिस्ट इस बात पर एग्री हुए थे कि धरती में कभी आइस एज आया था। इसका सबूत इतने करीब था कि आसानी से नजरअंदाज कर लिया जाता था। धरती में सिर्फ एक ही आइस एज नहीं आया, बल्कि हमारी पृथ्वी ने 5 आइस एज देखे हैं, जिनकी डेट का हम आज एक्यूरेट अंदाजा लगा सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया को बर्फ से कवर करने, बर्फ पिघलाने और फिर से बर्फ से ढकने पर कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? तो ये घटना 5 बार हो चुकी है। लेकिन आइस एज आया ही क्यों? आइस एज के पीछे क्या वजह है, इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज है। एक थ्योरी के हिसाब से माउंटेन रेंज में हलचल होने की वजह से क्लाइमेट में चेंज आया है। एक दूसरी थ्योरी कहती है कि आइस धरती का नेचुरल वातावरण है, जिसमें ज्वालामुखी फटने से बदलाव आया है। हालांकि ये थ्योरी सिर्फ एक आइस एज को एक्सप्लेन करती है, ना कि पांचों को। 1900 की शुरुआत में एक सर्बियन साइंटिस्ट मिलुटिन मिलिनकोविच ने सोलर सिस्टम में धरती की पोजीशन को स्टडी किया और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल ताकत का प्रभाव पृथ्वी की धुरी पर पड़ता है। मिलनकोविच ने कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कुछ ज्यादा ही झुक जाती है, जिससे इसे नॉर्मल से ज्यादा सोलर रेडिएशन मिलता है। पृथ्वी के हेमिस्फीयर में आने वाले बदलाव के चलते बहुत ज्यादा ठंड हो गई, जिससे पूरी पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर से ढक गई थी। व्लादिमीर कोपेन, जो एक रशियन मीटरोलॉजिस्ट है, उन्होंने इस थ्योरी में एक कंडीशन जोड़ी है। उन्होंने कहा कि एबनॉर्मल टिल्ट की वजह से धरती पर गर्मियों के मौसम में भी ठंड बढ़ गई थी। ये उस तरह की गर्मी थी जिसमें इतनी गर्मी नहीं होती कि पूरी बर्फ को पिघला सके। गर्मियों के बाद भी धरती के कुछ हिस्से बर्फ से ढके रहे, जिससे बर्फ को आने वाली सर्दियों में भी टिके रहने में आसानी हुई। साल दर साल इसी तरह बर्फ के ऊपर बर्फ की परतें जमा होती रही, जब तक कि पूरी पृथ्वी बर्फ से नहीं ढक गई और इस तरह आइसेज आया। देखा आपने, कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। मान लो आपने अपनी एनुअल सैलरी का 10% इंडेक्स फंड में जमा करना शुरू किया और आपकी एनुअल इंटरेस्ट रेट है 10%। तो अगले साल आपके पास आपकी सैलरी का 10% इंटरेस्ट रेट के साथ होगा। फिर आप 2022 तक अपनी सैलरी का 10% जमा करते गए। हर साल आप 10% जोड़ रहे हो और हर साल आपका 10% इंटरेस्ट रेट भी ग्रो कर रहा है। अगर आप इस पैसे को अगले 10 साल तक नहीं निकालते हो तो आप मिलियनेयर बन जाओगे। आइस एज भी धीरे धीरे बर्फ के जमा होने से आया। कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट का मतलब भी यही है, धीरे धीरे पैसे जमा होना। क्या आपको पता है कि वॉरेन बफेट सिर्फ 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्ट करते आ रहे थे? उन्होंने कभी भी अपने इंटरेस्ट का पैसा नहीं निकाला। उन्होंने कई सालों तक ये पैसा जमा होने दिया और जब वो 89 के हुए तो उनके पास 584.5 बिलियन था। ये उनके डिसिप्लिन और 8 दशकों के कंपाउंडिंग का नतीजा था। अगर आप कैलकुलेट करें तो वॉरेन बफेट ने अपने 50वें जन्मदिन के बाद ही 84.5 बिलियन कमाया। ये सब कंपाउंडिंग के पावर का कमाल है। वॉरेन जब 20 या 30 के थे तो वो अपना पैसा यूं ही नहीं खर्च करते थे और उन्होंने 60 या 70 का होने तक इन्वेस्टिंग नहीं छोड़ी। वो लगातार इन्वेस्ट करते गए। उन्होंने 25 सालों तक पैसे जमा किए। वॉरेन की दौलत पर कई सारी किताबें भी लिखी गई हैं। फिर से बता दें, उनके पास 84.5 बिलियन डॉलर्स है। उन्होंने 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया था
और ऑनिटालिस का होने तक करते रहे। अगर कंपाउंडिंग पर सच में कोई किताब लिखी जाए तो उसका नाम होना चाहिए शट अप एंड वेट। अमीर होने और अमीर रहने के बीच का फर्क, गेटिंग वेल्थी वर्स स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है। चलिए, तो ये बात हम इन दो इन्वेस्टर्स की कहानी से सीखते हैं। जेसी लिवरमोर अपने टाइम का बेस्ट स्टॉक ट्रेडर्स में से एक था। वो 1877 में पैदा हुआ था, जब दुनिया को पता भी नहीं था कि ट्रेडर कोई भी बन सकता है। उससे पहले ही उसने खुद को एक ट्रेडर के तौर पर एस्टेब्लिश कर लिया था। 30 साल की उम्र में ही जेसी ने $100 मिलियन कमा लिए थे। 1920 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया। उन दिनों चारों तरफ बस यही न्यूज़ छाई हुई थी। वॉल स्ट्रीट के ना जाने कितने ही स्टॉक ट्रेडर्स ने सुसाइड कर लिया था। 30 अक्टूबर 1929 के दिन जेसी का परिवार घर पर उसका इंतजार कर रहा था। उसकी वाइफ और 2 बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर उसके आने की राह देख रहे हैं, और उसकी मदर इन लॉ बेडरूम के अंदर बैठकर रो रही थी। जेसी घर पहुंचा, वो शॉक में था, पर इसलिए नहीं कि उसका दिवालिया निकल चुका था। उसने अपनी वाइफ को पूरी बात बताई। हुआ यूं था कि जेसी ने शर्त लगाई थी कि स्टॉक मार्केट नीचे आएगा, और उसका अंदाजा एकदम सही निकला और वो करोड़पति बन गया। उस दिन अक्टूबर 29 को उसने $3 बिलियन पैसे कमाए थे। जब हर कोई ये शर्त लगा रहा था कि स्टॉक के रेट ऊपर जाएंगे, तो उस वक्त जेसी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा। बस फिर क्या था, वो शर्त जीत गया और रातों रात बिलियनियर बन गया। पर अब्राहम जर्मन स्काई के साथ कुछ अलग किस्सा हुआ। अब्राहम एक अमीर रियल एस्टेट डेवलपर था। 1920 के दौरान वो मिलियनेयर बन चुका था। बाकी ट्रेडर्स की तरह अब्राहम ने भी काफी बड़ी शर्त लगाई थी कि स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ता रहेगा। स्टॉक मार्केट क्रैश के कुछ दिनों बाद ही अब्राहम गायब हो गया। दरअसल उसने सुसाइड कर लिया था। अब फिर से जेसी लिवरमोर पर आते हैं और उसकी स्टोरी पूरी करते हैं। 1929 के क्रैश के बाद जेसी ओवर कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल हो गया। वो एक के बाद एक बड़ी बड़ी शर्तें लगाता चला गया और जीतता गया। जेसी को लगा कि वो यूं ही हमेशा जीतता रहेगा, लेकिन 1933 में उसने स्टॉक मार्केट में अपना सारा पैसा गंवा दिया। जेसी भी कुछ दिनों बाद गायब हो गया और उसने खुद की जान ले ली। जो चीज अब्राहम के साथ हुई थी, वही 4 साल बाद उसके साथ भी हुई। अब्राहम की तरह वो भी सुसाइड करने पर मजबूर हो गया था। तो देखा आपने, दोनों आदमी अमीर तो बन गए थे, पर अपनी अमीरी बरकरार नहीं रख सके। पैसा कमाना एक बात है, पर उसे बनाए रखना अलग चीज है। पैसे कमाने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, रिस्क लेने पड़ेंगे, आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना होगा। लेकिन पैसे को बनाए रखने के लिए आपको हम्बल होना पड़ेगा। आपको ये बात याद रखनी होगी कि किसी भी वक्त, किसी भी सेकंड आपकी सारी दौलत छिन सकती है, क्योंकि जिंदगी ऐसी ही है, यहां कब क्या होगा कोई नहीं जानता। कभी आप एकदम टॉप पे आओगे तो कभी एकदम बॉटम पर। पैसे को बनाए रखने के लिए आपको सोच समझकर पैसे का इस्तेमाल करना सीखना होगा। और ये भी एक फैक्ट है कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है, पर इसे कमाने में किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। जिंदगी में हमेशा याद रखो कि सक्सेस हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। लाइफ में हार भी मिलेगी और नाकामयाबियां भी। बीते कल की सक्सेस आने वाले सुनहरे कल की गारंटी नहीं दे सकती। अब हम वॉरेन बफेट के पास वापस चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने 70 साल से अपनी वेल्थ कैसे मेंटेन करके रखी है। उन्होंने अपना पैसा 10 सालों के लिए इन्वेस्ट किया और 1 दशक से भी ज्यादा तक कंपाउंड होने दिया, और 29 की उम्र में उनके पास 84.5 बिलियन थे। वॉरेन को इन्वेस्टिंग आती है। उन्हें पता है कि इन्वेस्टिंग के लिए कौन सी कंपनीज बेस्ट रहेंगी। उन्हें यह भी पता है कि सबसे सस्ते स्टॉक्स कौन से हैं, और वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मैनेजर्स को जानते हैं, और इस तरह से वो एक अमीर आदमी बने। लेकिन वॉरेन ने अपनी वेल्थ कुछ इस तरह से बनाए रखी। वो किसी बहकावे में नहीं आए। उन्होंने 14 रिसेशंस झेल लिए, पर कभी भी घबरा कर अपने स्टॉक्स नहीं बेचे। उन्होंने अपनी रेपुटेशन दांव पर नहीं लगाई। उन्होंने खुद को किसी एक स्ट्रेटजी, एक ओपिनियन या एक पासिंग ट्रेड तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कभी क्विट नहीं किया और ना ही रिटायर हुए। 65 साल के बाद भी वो कंपाउंडिंग करते रहे, और इस तरह वॉरेन सरवाइव कर गए। कंक्लूजन: आपने इस किताब में उस यंग टेक जीनियस की कहानी पढ़ी जिसने $1000 गोल्ड कॉइन्स समुद्र में फेंक दिए थे। आपने इस किताब में रोनाल्ड रीड की कहानी भी पढ़ी, जिसने एक मामूली सा चौकीदार होने के बावजूद $8 मिलियन दान कर दिए थे।
आपने हार्वर्ड एमबीए ग्रेजुएट और रियल एस्टेट इन्वेस्टर रिचर्ड फुस्क्वन के बारे में भी पढ़ा, जिसने 2008 के क्राइसिस में सब कुछ गंवा दिया था। और आपने इस किताब में रजत गुप्ता की कहानी भी पढ़ी, जिसके पास $100 मिलियन होने के बावजूद उसे $1 बिलियन और चाहिए थे। इस बुक में आपने जेसी लिवरमोर और एब्राहम जर्मन स्काई की कहानी भी सुनी। इनमें से दिन के $3 बिलियन कमाता था, जबकि दूसरा अपना सारा पैसा गंवा बैठा था। बाद में दोनों लोगों ने सुसाइड कर लिया था। आखिर में आपने इस बुक में वॉरेन बफेट के बारे में पढ़ा। तो इन सारे लोगों में से आप किसके जैसा बनना चाहोगे? याद रखो कि जिंदगी में रेपुटेशन, फ्रीडम, फैमिली, प्यार और खुशी ही सबसे कीमती चीज है, जो पैसे, पावर और फेम से कहीं बढ़कर है। याद रखो, ये दुनिया गोल है और हार और जीत जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी हमारे पास सब कुछ होता है और कभी कुछ भी नहीं। अमीर बनने के कई सारे तरीके हैं, पर अपनी अमीरी बरकरार रखने का सिर्फ एक तरीका है। इसलिए हम्बल बनो, पैसे की वैल्यू समझो और जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो। जिनसे आप बेहद प्यार करते हैं उनके साथ वक्त गुजारो, क्योंकि परिवार और सच्चे दोस्त ही इंसान का सबसे बड़ा खजाना होते हैं। तो कैसा लगा समरी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको किसी और बुक का समरी सुनना है तो उस बुक का नाम कमेंट करें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। तब तक के लिए नमस्ते।